नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज सिद्धार्थ जी के मन की बात में बहुत सारे सवाल लिए गए थे। लगभग 31 मिनट का उनका सवाल जवाब है। उसमें दो सवाल मुझे भी लगा कि चर्चा करनी चाहिए। एक सवाल तो उस स्कूल से जुड़ा हुआ है जिस स्कूल में हम पहला क्लास में नाम लिखाए थे। मतलब हमारी प्रारंभिक शिक्षा जिस स्कूल से शुरू हुई थी, उस स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर ने सिद्धार्थ जी को एक पत्र लिख दिया है। हालांकि आपके जो वाचिका या जो एंकर है उस पत्र के मजमून को नहीं समझ पाई। समस्या जो वो रखी है वो समस्या नहीं है, समस्या उससे बड़ी समस्या है और उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो एक वो, और दूसरी बात छात्रों के स्कूल नहीं आने पर। छात्रों की स्कूल नहीं आने पर भी आपने जो बातें कही हैं वो बातें उपदेश के अलावा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए के पाठक की बात वो आप नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन एक बात समझिए, के पाठक ही था जो स्कूल में शिक्षक को भी पहुंचाया और छात्र को भी पहुंचाया। और आप ही एक सिद्धार्थ हैं जो स्कूल से शिक्षक भी गायब रहता है और विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दीजिए। विद्यार्थी तो आप दावे के साथ करते हैं कि किसी भी हाई स्कूल में आप चले जाइए सिद्धार्थ जी, सेकंड हाफ में आपको 2, 4, 10 विद्यार्थी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई विद्यार्थी आपके यहाँ नहीं आता है पढ़ने के लिए। और ग्रामीण इलाके की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां नाम लिखाने के बाद तो सब कोटा उटा पड़ रहा है। आप कहते हैं कोचिंग चला गया, फिर सब कोटा उटा, जहां पर के पाठक का तो धमक इतना था जो कोटा से विद्यार्थी को वापस लौटना पड़ा था। दिल्ली में अपना हस्बैंड के साथ जो मास्टरनी रह रही थी तो उसको गांव लौटना पड़ा था। एक हमारे मंत्री जी हैं हमारे जिला के, आज तक स्कूल नहीं गई वो, और हमने एगो बॉस खबर लिख दिए तो बड़ा बबैला मच गया था। उनको बहुत परेशानी हो गई थी। उनके मैडम को भी जाना पड़ा स्कूल। के पाठक का धमक ऐसा रहा, समझ गए ना। और आपके शासनकाल में उपदेश देने से काम चलने वाला नहीं है। जो आज आपने उपदेश दिया है ना, उससे कोई विद्यार्थी नहीं आने वाला है। आपका समझिए कि 9, 10 से लेकर 12 तक में कहीं बच्चा आपके स्कूल में नहीं जाता, कहीं नहीं। आप कितनों कह दीजिए ना कि हमारे यहाँ जो टीचर है, बाप रे कहाँ से लाए हैं टीचर को, सब कहने से कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, पहले जरा सुन लीजिए कि हमारे स्कूल के बारे में सिद्धार्थ जी क्या कहे हैं और बच्चों को लाने के लिए क्या कहे हैं। जरा पहले दोनों बात सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। सवाल श्रवण कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय भरतदास मंदिर, रोसड़ा, समस्तीपुर से। कहते हैं विद्यालय के लिए भूमि जो कि अतिक्रमित उपलब्ध रहने के बावजूद भवन निर्माण न होने के कारण डायस कोड निलंबित है, जिससे बच्चे सभी वित्तीय लाभ से वंचित रहते हैं। यू डायस पोर्टल एवं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों के विभिन्न रिकॉर्ड का संधारण नहीं हो पाता है। मंदिर परिसर में ही विद्यालय का संचालन किया जाता है। अतः अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए विद्यालय भवन का निर्माण कर बंद डायस कोड चालू करवाने की कृपा करें, जिससे बच्चों को सभी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि पूरे राज्य में जितने भी स्कूल हैं उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाएं, और हर स्कूल में कितनी ज़मीन है, कितना इंक्रोच्ड है। तो भू संपदा पदाधिकारी जो होंगे और सहायक भू संपदा पदाधिकारी, वो इन सभी जो विद्यालय हैं इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये व्यवस्था हम लोग सभी स्कूल्स में कर रहे हैं, और एक पूरा इन्वेंट्री बनाएंगे कि ये ज़मीन है स्कूल की, इतनी ज़मीन है और इंक्रोचमेंट इतनी है, तो इस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी, इसकी बहाली हम लोग जल्दी करेंगे, जो इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा और इंक्रोचमेंट फ्री सभी स्कूल्स को करेगा। में चले जाते हैं, क्योंकि हाल ही में मैंने एक देखा था, तो यह बिल्कुल इलीगल है और अनियमित है। और अगर कोई बच्चा
ट्यूशन के बहाने सरकारी स्कूल से लापता रहता है, तो यह हेडमास्टर और जो टीचर है ये उनके पेरेंट को नोटिस देंगे कि यदि आप अपने टीचर स्टूडेंट को नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो हम लोग उसका नाम काट देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 270 दिन का आपका स्कूलिंग है, आप 50 दिन आ जाएं और ये उम्मीद करें कि हम लोग गुणवत्ता शिक्षा देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। यह पेरेंट का भी दायित्व है कि बच्चे को सुबह से उठाएं, सुबह सुबह स्कूल भेजें और समय पे भेजें। बहुत सारी समस्या हो सकती है, कोई व्यक्तिगत विशेष समस्या हो सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल ये सख्ती टीचर्स भी बरतें और हेडमास्टर भी बरतें और पेरेंट्स को सचेत कर दें कि अगर आपका बच्चा नहीं आएगा, एक बार लिखित में दे दें कि भाई देखिए ऐसा है, आपका बच्चा फलाना दिन इस महीने में इतने दिन आया और इतने दिन नहीं आया, और ये बिल्कुल खेद का विषय है, और ये इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हम आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह चेतावनी देनी चाहिए। हम वो वाला सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं कि 3 दिन में अगर स्कूल में नहीं आया तो नाम काट दिया जाए। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है या कोई घर पे कोई विशेष समस्या हो सकती है, लेकिन अगर डिलिब्रेट आप ट्यूशन में पढ़ेंगे या कहीं और जाके पढ़ते रहेंगे और इस स्कूल में नहीं आएंगे तो अनावश्यक रूप से आप पूरे शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ेंगे। तो इस टीचर्स और हेडमास्टर इस संबंध में सजग रहें, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं आते हैं तब भी चेतावनी दें। थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए शैक्षणिक व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती है, यह कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग वन साइडेड मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे अभिभावक इसको लाइटली ले रहे हैं या बच्चे बहुत लाइटली ले रहे हैं। नहीं, ये नहीं ले सकते हैं। सरकार कितना पैसा इसमें डालती है, कितना टीचर बहाल कर चुकी है, कितने बुक्स आपको फ्री दिए हैं, कितना स्कॉलरशिप देती है, कितनी राशि इसमें व्यय होता है। इस व्यवस्था को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हम मेहनत करेंगे तो अभिभावक को भी मेहनत करना पड़ेगा और बच्चों को भी मेहनत करके स्कूल में आना पड़ेगा। ये दोनों तरफ है। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोली हैं कि इतनी मेहनत करती हैं, उसके बाद भी बच्चा अगर गायब हो जाएगा तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये हम लोग कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं हम लोग चाह रहे हैं कि एक तरफा हम मेहनत करते रहें और दूर से बच्चा ही नहीं आए और बच्चा भाग जाए। पूनम कुमारी, हाई स्कूल निखती कला, रघुनाथपुर सिवान से +2 की हिंदी की शिक्षिका हैं। सर, हमारे यहाँ +2 में छात्र छात्राओं की उपस्थिति की बहुत समस्या है। मैंने घर घर जाकर उनको विद्यालय लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी का कहना है कि विद्यालय जाने पर हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और कोचिंग में सिर्फ 2 घंटे में ही हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। कुछ बच्चे आना भी चाहते हैं तो उनकी कोचिंग की टाइमिंग विद्यालय के समय ही रखा गया है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि +2 विद्यालय में उपस्थिति सुधारने के लिए विभाग कुछ काम कर रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग बहुत ही स्पष्ट हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो विद्यालय में जाते हुए बच्चे हैं वो विद्यालय के समय उसको नहीं खोल सकते हैं। ये बहुत ही सख्त है निर्देश है कि आप टीचिंग आवर, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय आप उन बच्चों का उपस्थिति कोचिंग सेंटर्स में नहीं होगा, और यदि कोई स्कूल में एनरोल्ड बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में पाया जाएगा उस विद्यालय की अवधि में तो उस कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए मैं सभी कोचिंग सेंटर को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में एनरोल्ड है, ठीक है, कोई स्कूल से बाहर है या किसी प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल में है वो अपना जा सकता है, लेकिन अगर सरकारी विद्यालय में अगर बच्चा एनरोल्ड है और वो बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में उसी समय जाता है जब स्कूल खुला हो तब तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर है, मैंने सभी को कह दिया और इस पर हम लोग सख्ती करेंगे। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल वहम है, ये पेरेंट्स के मन में वहम है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई अच्छी होती है और सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं होती। देखिए, जो हमारे सरकारी टीचर हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ये बिल्कुल अभिभावक के मन में बैठ लेना चाहिए। और जो कोचिंग सेंटर का संचालक है और जो कोचिंग सेंटर का टीचर है उन्होंने तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया है। अब आप सोच सकते हैं कि उस कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाई होती होगी। तो यह
अभिभावक को सोचना है कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था में वो जो ठूस ठूस के, मतलब हम देखे हैं कि, तो कोचिंग सेंटर मैंने देखा है मधुबनी में, मेन गली में मैंने देखा था कि 12 फीट बाय 12 फीट के कमरे में ठूस के भरा हुआ है। और कुछ कुछ कोचिंग सेंटर तो 500 हजार लोगों को बैठा के पढ़ाते हैं। पता नहीं क्या व्यवस्था, क्या पढ़ाते होंगे पता नहीं, और पढ़ते भी हैं नहीं पढ़ते हैं, और क्या व्यवस्था है, मैं बड़ा हैरान हूँ। कुछ तो एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है, मतलब प्रचार प्रसार पे कि बहुत पढ़ाई हो रही है, बहुत फलाना हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है, देखिए हम भी पढ़े हुए हैं, मैं तो IIT का हूँ, अहमदाबाद में MBA किया हूँ, PhD हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शिक्षा स्कूल में मिलती है वो किसी भी हालत में आपका कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी। कोचिंग सेंटर में आप रट सकते हैं, कोचिंग सेंटर में तोते की तरह रटा सकता है, कोचिंग सेंटर में बिल्कुल मतलब मशीन की तरह पढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षा जिसको कहते हैं ना, एजुकेशन, वो केवल स्कूल में मिलेगी। ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। तो आपने सुना, तो हमारे स्कूल में समस्या ये है कि उस स्कूल में आप लोगों ने नियम बना दिया कि भाई मंदिर में, मस्जिद में या कोई धर्मशाला में स्कूल नहीं रहेगा। अब मतलब उस दौर में ये स्कूल है, जब हम लोग बचपन वहाँ पहला क्लास पर हैं तो समझ जाए हम से भी 10-15 साल पहले से स्कूल होगा। उस स्कूल को बिल्डिंग नहीं था जब आप लोग ये नियम कानून बनाए, भाड़ा देती थी सरकार उस मंदिर को, तो आप लोगों ने ये सिस्टम अपना लिया, तो ठीक है। ज़मीन भी दे दिया है, लोग आपका सरकारी ज़मीन मिल गया, जाने के लिए रास्ता नहीं था तो हम लोग अपने ज़मीन से रास्ता भी दे दिए हैं। अब आप आराम से आपको बना लीजिए, जितना बड़ा स्कूल आपको बनाना है। CO से सब कुछ लेके आपके विभाग को दे दिया गया है, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन काम शुरू होने में ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन इस स्कूल का डैश कोड का है बंद कर दिया गया। मान लीजिए उसके वजह से किसी भी बच्चा को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, देखो मध्याह्न भोजन चल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, उससे बच्चा लोग परेशान है। कम से कम डैश कोड तो खोल दीजिए जिससे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, नहीं तो बच्चा आना बंद कर देगा, चल जाएगा उस स्कूल में, पढ़ने नहीं आएगा। ये समस्या है। इस समस्या का हमें लगता है कि आपको संज्ञान लेना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल हो गए। आप मर्ज किए तो भाई मर्ज किए तो वहाँ कोई और जगह मर्ज किए, वहाँ क्यों जाएगा? 3 किलोमीटर दूर आप मर्ज कर दिए, नहीं कि हो हल्ला हंगामा लोग किया, फिर स्कूल वापस वहाँ कर दिए, लेकिन डैश कोड आप उसको सस्पेंड किए हुए हैं। तो डैश कोड को खुलवाने की व्यवस्था कीजिए, यही समस्या है। और बिल्डिंग बनाने के लिए लोग, पब्लिक वहाँ का जमीन रास्ता सब देने को तैयार है, दे चुका है। CO का वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है, सरकार की ये जमीन है और जाने वाले अन्य जो रास्ता है वो रास्ता लोग देने को तैयार है। आप बना लीजिए जब बनाना हो। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे स्कूल में पढ़ाने की ये व्यवस्था है, इतने योग्य शिक्षक, कोचिंग वाला 500-500 बच्चा खुश। आप सोचिए कि क्यों कोचिंग में बच्चों को भेज रहा है, क्यों? ये शोध का विषय है कि सरकारी स्कूल में वाकई में टैलेंटेड लोग होने के बाद भी, शिक्षक होने के बावजूद भी क्यों नहीं लोग वहां बच्चों को भेज रहा है पढ़ने के लिए? ऐसा नहीं कि पैसा देकर लोग पढ़ाने भेज रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में स्कूल का स्थिति इतना खराब हो गया, जो एकदम लोग स्कूल जाना छोड़, टीचरें नहीं था तो जाए। अब जब टीचर आया है तो टीचर सब आप कलेक्टर सबको बहाल कर दिए। एक को टीचर वाला गुण वाला आदमी बहुत कम दिखता है वहाँ, उसको मतलब ही नहीं है, वेतन से मतलब है, हो गया, विद्यार्थी आए चाहे नहीं आए, एक बार कराई कर दीजिए, विद्यार्थी नहीं आएगा तो बाबू तोरा वेतन नहीं मिलेगा, अपने पढ़ाना शुरू कर देगा। और दूसरी बात ये है कि कहीं फिजिक्स का टीचर है तो मैथ का नहीं है, कहीं मैथ का है तो केमिस्ट्री का नहीं है, कहीं बॉटनी का जूलॉजी का है तो केमिस्ट्री का नहीं है। ये बड़ी समस्या है। तो आप स्कूल में भी कैसे जाएगा? सब विषय का शिक्षक नहीं दिए हैं, किसी विषय में 4 शिक्षक है, किसी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। तो जरा उसको एक बार प्लान कर लीजिए। जिस विषय का छात्र नहीं है वहाँ उर्दू का दे दिए, कॉमर्स का दे दिए, वहाँ छात्र नहीं है। तो जो साइंस टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मैथ का देख लीजिए कि हर स्कूल में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, बॉटनी जो भी है उसका टीचर, एक टीचर दे दीजिए, लड़के जाना शुरू कर देंगे साइंस फैकल्टी में। इसी तरह से आर्ट्स फैकल्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उसके दिमाग लगाना पड़ेगा। इस उपदेश देने से बच्चा आपके स्कूल में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ताकत पाठके में था कि जिसको चाहा, जैसे चाहा, कोटा से छोड़वा कर बच्चों को भी मंगा लिया
और एक से एक पैरवीकार, मुखिया के बेटा से लेके, विधायक से बेटा से लेके, मंत्री का सर बेटा से लेके, बेटी से लेके, सबको, चाहे दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं भी रहा, उसको गांव के स्कूल में जरूर पहुंचा दिया। इसलिए इससे काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा सिद्धार्थ जी।